नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से 140 अति महत्वपूर्ण गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ की तैयारी, जो कि 30 प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जाने हैं वस्तुनिष्ठ से संबंधित, उसकी तैयारी हम आज करने वाले हैं 140 वस्तुनिष्ठ का अध्ययन करके। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर क्या क्या है। सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले नंबर पर मैंने लिया है एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक अपरिमेय संख्या होगी। जब भी हम एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनका योग या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नंबर 2 पर क्या है, देखिए, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं होता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम एक साथ लेंगे तो जो संग्रह बनेगा वो बनेगा वास्तविक संख्याएं। देखिए, सबसे पहले हमने बात किए थे प्राकृत संख्याएं, जो कि गिनती होती है, वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या में यदि हमने शून्य को मिला दिया तो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में यदि हम पूर्ण ऋणात्मक संख्याओं को यदि मिला दें तो बन जाता है पूर्णांक। पूर्णांक में यदि हम बटे वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण को यदि हम मिला दें तो बन जाती हैं परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं से हटकर यदि हम अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण, जिनका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है, ऐसी संख्याओं को मिला दें तो बन जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाने पर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या ये कह दें कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय के मध्य भी अनंत परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बहुत सारी होती हैं, अनेक लिख सकते हैं हम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर में देखिए क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अभी मैंने बताया आपको कि प्राकृत संख्या गिनती को कहते हैं, और प्राकृत संख्या में जब हम शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। आगे है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उसका एक निश्चित बिंदु निर्धारित होता है। चाहे वो करनी 2 हो, करनी 3 हो, या 5 हो, 7 हो, 5.32 हो, या 1.333333 हो, कोई भी परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, सबका स्थान निर्धारित होता है। आगे, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अन्वशानी तथा आवर्ती होता है। यदि संख्या है परिमेय तो उसको हम बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती यदि हुआ तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अशांत आवर्ती किसे बोलेंगे? जैसे 2.325 325 325 325 325 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2.325 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अशांत किंतु आवर्ती, जिसे हम रोक सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन अशांत अनावर्ती, जिसे हम बार लगाकर नहीं रोक सकते, ऐसी संख्या अशांत अनावर्ती होती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अन्वशानी तथा आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है जिसे हम कहेंगे। फिर आगे है 7वें नंबर पर, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अन्वशानी तथा अनावर्ती होता है। अशांत और कैसा होगा? अनावर्ती होगा। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। चलिए अब लेते हैं 8वां नंबर। 8वां है 100 की घात 1/2 और पूरे की घात 2। 100 की घात है 1/2 और पूरे की घात है 2। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहीं पर बराबर का चिन्ह में लगा देता हूं।
100 की घात हो जाएगी 1/2 और पूरे की घात 2 है इसलिए गुणा 2। क्यों होगा? चूंकि x की घात m पूरे की घात n को जब हम हल करते हैं तो x की घात m गुणा n हो जाता है, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहां पर हम इसलिए कर देंगे, दोनों घातों का गुणा कर देंगे तो नीचे की घात से ऊपर की कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 100 की घात 1 बचा, 100 की घात 1 यानी 100 आएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला ले लेते हैं। अगले नंबर पर है हमारा, ये देखिए वास्तविक संख्याएं। एक यहां पर आकृति दी गई है, देखिए वास्तव में क्या होता है। सबसे पहले यहां पर प्राकृत संख्याएं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। गिनती वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं। गिनती में यदि हमने 0 मिला दिया तो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद उसमें जब हमने ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 आदि ऋणात्मक पूर्णांक मिला दिया तो ये हो जाती हैं पूर्णांक। ये पूरा कौन कौन पूर्णांक बन जाता है? यानी 0, 1, 2, 3 डैश 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 ये अनंत तक, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये भी अनंत तक। तो यहां पर ये कहलाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में जब हम परिमेय इसको बनाएंगे तो सभी पूर्णांकों में जब हम बटे वाली संख्या, ऋणात्मक बटे वाली संख्याएं या फिर शांत दशमलव निरूपण वाली संख्याएं, शांत दशमलव निरूपण वाली संख्याएं, इस तरह की संख्याओं को यदि हम शामिल कर देते हैं तो ये समुच्चय कहलाता है परिमेय संख्याएं। अब यहां पर करणी 2, करणी 3, करणी 5 या अशांत दशमलव निरूपण वाली संख्याएं, जिनका दशमलव निरूपण अशांत है और अनावर्ती है। अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है। यहां पर देखिए अशांत दशमलव निरूपण था किंतु पुनरावृत्ति हो रही थी। देखिए यहाँ 3 की पुनरावृत्ति, यहाँ 4 to 1 की पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अशांत भी है और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो ये संख्याएं हैं अपरिमेय। और सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला देते हैं तो बनती हैं वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा वास्तविक संख्याएं। अब देखिए 9वें नंबर में प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जितने भी पूर्णांक हैं, अब आप सोचिए ये जो पूर्णांक है ये वास्तव में परिमेय संख्याओं के घेरे के अंदर है ना, इसलिए हम बोलेंगे जो घेरे के अंदर है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। फिर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है। ये अपरिमेय संख्या भी किस संदूक में बंद है? वास्तविक संख्या के अंदर है। इसलिए हम बोलेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। अब इससे हमें और भी बहुत सारे निष्कर्ष निकल रहे हैं। क्या है निष्कर्ष? कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नंबर 11 पर। 11 नंबर है हमारा ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q शून्य के बराबर नहीं है। ऐसी संख्या कहलाती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हम किसे कहेंगे? जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और नीचे जो हर में जो q है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। फिर देखिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे हम बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां p और q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। चलिए 13वें नंबर में है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम दिए हुए हैं। तो घातांक के नियम देखिए हम यहां समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला घातांक का नियम है कि a की घात m गुणा a की घात m, n ये n है, a की घात m गुणा a की घात n यदि हमारे पास है तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a की घात हो जाएगा m धन n। ये पहला नियम है घातांक का।
दूसरा नियम देखते हैं यहाँ पर, a की घात m है और उसके भागित में या बटे में a की घात n है, तो हम कहेंगे कि a की घात m ऋण n हो जाएगा। ये जो नीचे घात वाला जो था हर में, वो ऊपर वाले से घट जाएगा, लेकिन ऊपर वाली घात बड़ी होना चाहिए, है ना, तो m ऋण n हो जाता है। फिर देखिए आगे क्या है, आगे है हमारा a की घात m पूरे की घात n। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि a की घात m है और पूरे की घात n है तो a की घात m गुणा n हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर कि a की घात m बटे b की घात m, दोनों अंश और हर दोनों की घात यदि समान है तो अंश बटे हर पूरे की घात m कर सकते हैं हम। इस तरह से हमें घातांक के नियमों को ध्यान रखना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं, यहां पर घातांक का अगला नियम दिया हुआ है, क्या है देखिए, a की घात m डॉट b की घात m, यदि a की घात भी m है और b की घात भी m है तो a डॉट b, a गुणा b पूरे की घात m हो जाएगी। अब वस्तुनिष्ठ का अध्ययन करते हैं हम दूसरे चैप्टर से। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। तो बहुपद में क्या पूछा गया है, देखिए बहुपद क्या है वास्तव में, ऐसा बीजी व्यंजक, बहुपद क्या है वास्तव में, बीजी व्यंजक का ही एक रूप है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर या चरों की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जो भी चर रहेंगे ऐसा बीजी व्यंजक, वास्तव में बीजी व्यंजक में तो चर की घात बटे में भी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा बीजी व्यंजक लेना है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी चर की घात शून्य हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या यानी शून्य और गिनती हो चर की घात, तभी हम कहेंगे कि वह बहुपद है। जैसे 5 में 5 गुणा x की घात यहाँ पर यदि शून्य है तो वास्तव में इसका मान क्या है, 5 ही है, यानी कोई संख्या भी बहुपद है, यदि वो अकेली है तो भी वह बहुपद है। आगे हम लेते हैं 15 नंबर पर, देखिए क्या है 15 नंबर पर, यहां पर है अचर बहुपद। अचर बहुपद हम किसको बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो। अभी बताया मैंने, ये जैसे 5x की घात क्या है, शून्य है, तो चर वास्तव में यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अचर बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। चर की घात शून्य वाला बहुपद कहलाएगा अचर बहुपद। आगे है शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों में चर के गुणांक शून्य हो तो बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। जिसके सभी चरों में, है ना, जिसके सभी पदों में चर के गुणांक कैसे हो, शून्य हो, चर के गुणांक कैसे हैं, शून्य है, तो बहुपद हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहलाता है। चर के गुणांक कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। सारे जब चर के गुणांक शून्य हो जाएंगे तो ऐसा बहुपद कहलाएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य जो बहुपद है उसकी घात परिभाषित नहीं होती, क्योंकि उसके चर के सारे गुणांक शून्य हो गए तो सब कुछ शून्य हो गया, उसकी घात परिभाषित नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो भी हम वास्तविक संख्या ले रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो सभी शून्य बहुपद का एक शून्यक होती हैं। आगे लेंगे 17 नंबर पर, एक पद, दो पद एवं 3 पद वाले बहुपदों को क्रमशः एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। किसी बहुपद में यदि एक ही पद है तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, किसी बहुपद में यदि 2 पद हैं तो उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे, और किसी बहुपद में 3 पद हैं तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसके आगे भी बहुपद हैं तो केवल हम उसे, इससे ज्यादा पद वाले बहुपदों को केवल बहुपद कहते हैं। आगे देखिए
एक घात वाले, दो घात वाले, तीन घात वाले बहुपदों को क्रमशः रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात तीन होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। आगे 19 नंबर पर है, वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है। कब होती है? देखिए, जब pa यानी x के स्थान पर या चर के स्थान पर जब हम a रख दें तो मान हमें क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। तब प्रत्येक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। हमें एक बात ध्यान रखना है कि कोई पद, मान लो a है कोई अंक अक्षर, यदि a है तो वह उस बहुपद का शून्यक तभी होगा जब उसे चर के स्थान पर रखने पर हमें उत्तर शून्य प्राप्त हो, तो हम कहेंगे ये शून्यक है। इसके साथ ही हमें पता है कि प्रत्येक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। मान लो त्रिघात बहुपद है तो तीन निश्चित उसके शून्यक होंगे, बदलेंगे नहीं, वही होंगे। रैखिक बहुपद है तो एक रैखिक बहुपद है तो उसका एक ही शून्यक होगा। शेषफल प्रमेय देखते हैं 20वें नंबर में। क्या है शेषफल प्रमेय? देखिए यहां पर, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला, px क्या है? एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद हो और px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता हो, तो हम क्या कहेंगे? देखिए px क्या है? एक घात वाला या एक से अधिक घात वाला। मान लो ये 2x प्लस 3 है, ये कौन है? px है। एक या एक से, अभी एक घात वाला ले रहे हैं हम, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, किसी भी रैखिक बहुपद से हम इसमें भाग दे रहे हैं तो शेषफल pa होता है। सही बात है। ये जो x जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, उसको हम शून्य के बराबर कर दें तो शेषफल वही निकलता है। शेषफल क्या होता है? pa, क्योंकि हमने x बराबर a रखा ना, x बराबर a रखने पर जो भी शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल क्या कहलाता है? pa कहलाता है। आगे देखेंगे, pa होता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या है? तो देखिए, यदि px घात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर वही बात है, एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या है, एक क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, तो क्या कह सकते हैं हम गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से? यदि pa बराबर शून्य, यदि हमने शेषफल, हमें pa का मान शून्य प्राप्त हो गया। pa क्या है? शेषफल है। x के स्थान पर a रखने पर जो भी शेषफल आएगा वो क्या कहला रहा है? pa। तो pa क्या कहला रहा है? शेषफल। यदि शेषफल शून्य हो गया तो हम कहेंगे x माइनस a, जिस x माइनस a से हमने भाग दिया था ना, वह बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। हम ये बोल पाएंगे कि जिस px से हमने जिससे x माइनस a से हमने भाग दिया था वह px का एक गुणनखंड है। इसके अलावा हमें क्या पता चल जाएगा कि x माइनस a px का एक गुणनखंड है। यदि हमें पहले से ही पता है कि x माइनस a px का एक गुणनखंड है, यदि गुणनखंड है तो pa का मान क्या हो जाएगा? शून्य होता है। pa का मान क्या होता है? शून्य होता है। मतलब x के स्थान पर जब आप a रखोगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बहुपद दिया हुआ है हमारे पास, 4x की घात 4 धन 0x की घात 3 धन 0x की घात 5 धन 5x धन 7 की घात 4 है। कैसे पता चला कि इसकी उच्चतम घात कितनी है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर तो सर अधिकतम घात 5 दिख रही है तो ये घात 5 समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। घात इसकी कितनी है? 4 है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये 0 गुणांक होने के कारण ये पद विलोपित हो जाएगा, 0 गुणांक होने के कारण यह पद भी विलोपित हो जाएगा। 4x की घात 4 बस रहेगा
यानी x की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 4 है। चलिए आगे देखते हैं, यदि px बराबर 2x धन 5 का शून्यक ऋण 5/2 है। यदि हमने लिया है कि px बराबर 2x धन 5, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो जिसका हमें शून्य ज्ञात करना होता है उसे शून्य के बराबर लिखना होता है। 2x धन 5 का हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हमने इसे शून्य के बराबर लिख दिया, तो 2x बराबर कितना हो गया, ऋण 5, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 5/2। ये आया शून्यक। शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है। जिस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना होता है उस बहुपद को हमें शून्य के बराबर लिखना होता है, तो जो भी चर का मान आएगा वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। आगे, यदि a धन b धन c बराबर 0 है, तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 किसके बराबर होगा, a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। हमने सर्वसमीका पढ़ा है ना, तो जब भी a प्लस b प्लस c जो है वो गुणांक में है उसको हमने 0 कर दिया, तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 का जो मान होगा वो वास्तव में 3abc के बराबर होगा। चलिए आगे है, बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो x का क्या प्राप्त होगा। x बराबर 2 जब हमने रख दिया, यहां पर हम क्या रख देंगे, x बराबर 2 रख देंगे, तो क्या प्राप्त होगा अभी हम देख लेते हैं। चलिए रख के देखते हैं। यहां पर x बराबर मैं 2 रख रहा हूं, देखिए 5x के स्थान पर 2 ऋण 4, फिर x के स्थान पर 2 पूरे की घात 2 धन 3। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10 ऋण 2 दूनी हो गया 4, 4 चौके 16 धन 3। तो धन धन के दोनों जोड़ देंगे तो 13 ऋण 16 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो अगला मान क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। सही बात है, जो रेखीय बहुपद है ऐसा बहुपद हमें पहले ही बताया था। रेखीय बहुपद हम किसे कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, रेखिक बहुपद होता है। तो सही बात है कि रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। आगे द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद, 2 घात वाला बहुपद, बोलने में लग रहा है। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, इसी तरह से त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। आगे हमारे पास एक बहुपद दिया गया है, x की घात 3 ऋण x वर्ग धन 1 में x वर्ग का गुणांक ऋण 1 है। वास्तव में x वर्ग का गुणांक कितना है, देखिए x वर्ग इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो ऋण चिन्ह के साथ हम बोलेंगे तो x वर्ग का गुणांक ऋण 1 है। यदि पूछा जाए कि x की घात 3 का गुणांक कितना है, तो x की घात 3 का गुणांक यहाँ पर 1 है। x का गुणांक कितना है, x है ही नहीं यहाँ पर जब x है ही नहीं तो उसका गुणांक 0 है। x यदि गायब हुआ है तो क्यों गायब हुआ है, उसका गुणांक 0 होगा तभी वह गायब हुआ है। आगे 29वां नंबर है, बहुपद 5 एक पदी बहुपद है। बिल्कुल सही, अकेला यदि 5 है तो वह क्या है, एक पदी बहुपद है। बहुपद 5x धन 2, 5x धन 2 है, 2 पद है, यह एक द्विपदी बहुपद है। और 12x वर्ग धन 7x धन 3, इसमें कुल 3 पद हैं, तो यह एक त्रिपदी बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। आगे देखिए, अगला है बहुपद x धन 1 की घात 1 है, अतः यह एक रैखिक बहुपद है। एक घात अधिकतम घात कितनी है, 1 है, 1 घात है, तो वह रैखिक बहुपद है। सबसे बड़ी घात यदि 2 है तो द्विघात बहुपद है, और सबसे बड़ी घात यदि 3 है तो त्रिघात बहुपद है। सबसे बड़ी घात यदि 7 है तो बहुपद की घात कितनी है, 7 है। बहुत ही आसान काम है। देखिए आगे, अगला चैप्टर नंबर 3 है, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित वस्तुनिष्ठ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है,
एक तल में जब एक बिंदु का स्थान निर्धारण के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर होती है। जब हम स्थान निर्धारण करना चाहते हैं किसी बिंदु का, तो हमें दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक रेखा कैसी होती है? क्षैतिज होती है, और दूसरी रेखा कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। जैसे ये देखिए, ये दो लांबिक रेखाओं की हमें आवश्यकता होती है। ये पहली क्षैतिज वाली रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर वाली रेखा है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। इन क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। इन जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ना, इन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास 32 नंबर पर क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष। अब हम क्षैतिज रेखा को किस नाम से जानते हैं? एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। ये जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ये पूरे तल को कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। तो ये 4 भाग क्या होते हैं, जिन्हें हम, ये देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है, इस तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चतुर्थांश कहते हैं, क्योंकि ये पूरों का चतुर्थांश है। ये प्रथम चतुर्थांश दायां हाथ की तरफ, ये देखिए, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये नीचे उतरे तो तृतीय चतुर्थांश, और साइड में गए तो चतुर्थ चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश है? 4 चतुर्थांश है। 4 भागों में बटे ना, इसीलिए तो इनका नाम क्या है? चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये जो बिंदु है ना, जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। आगे हम ले लेते हैं अगला नंबर 33। क्या कह रहा है 33 नंबर? वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, कौन से अक्ष से? वाई अक्ष से किसी बिंदु की जब हम दूरी निकालेंगे को उसका एक्स निर्देशांक या भुज या एब्सिस का कहा जाता है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ये देखिए, ये वाई अक्ष है, इससे ये वाला बिंदु है, उसकी जितनी दूरी है वो वास्तव में उसके एक्स निर्देशांक के बराबर होगी। और एक्स अक्ष से देखिए, साथ ही एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है, एब्सिस का और ऑर्डिनेट। तो देखिए, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं, वाई निर्देशांक के बराबर होती है, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसके एक्स निर्देशांक के बराबर होती है। यदि एक बिंदु का भुज x तथा कोटि y है, तो एक्स वाई बिंदु को निर्देशांक कहा जाता है। अब देखिए, भुज क्या है? पहला वाला x वाला मान क्या कहलाता है? भुज कहलाता है, और दूसरा वाला y वाला मान कहलाता है कोटि। तो यदि किसी बिंदु का भुज हमने x मान लिया और कोटि y मान लिया, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। जैसे हम यहां देख लें कि ये बिंदु के निर्देशांक मान लो 2, 3 हैं। 2, 3 है, तो इस बिंदु के का भुज क्या होगा? पहला वाला मान भुज होगा 2, और कोटि क्या होगी? कोटि होगी 3। एक्स निर्देशांक है 2 और वाई निर्देशांक है 3। भुज है 2 और कोटि है 3। देखिए, यदि एक बिंदु का भुज x तथा कोटि y हो, तो एक्स वाई बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। एक्स वाई को क्या कहते हैं? हम बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। 35वां नंबर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर है स्थित है? ऐसे बहुत सारे बिंदु आपको दिए रहेंगे, आपको उसमें से एक बिंदु ऐसा छांटना है जो वास्तव में y अक्ष पर है। y अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसका x निर्देशांक 0 होगा, यानी पहला वाला मान यदि 0 है तो बिंदु y अक्ष पर होगा, दूसरा वाला मान यदि 0 है तो बिंदु
एक्स अक्ष पर होगा। देखिए बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें चतुर्थांश का पता होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में किस तरह का निर्धारण है। तो देखिए हमारे पास ये है अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बिंदु कहां पर होगा। ऐसा बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक 0 है वो वाई अक्ष पर होगा। ऐसा बिंदु जिसका वाई निर्देशांक 0 है, जिसका वाई निर्देशांक 0 है वो एक्स अक्ष पर होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। ऐसा बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक 0 है वो मूल बिंदु होगा। जिसके दोनों निर्देशांक 0 है वो मूल बिंदु होगा। अब हम देख रहे हैं तो फिर ये पहला चतुर्थांश में किस तरह के बिंदु आएंगे, जिसका x मान भी धनात्मक होगा और y मान भी धनात्मक होगा। पहला मान भी धनात्मक और दूसरा मान भी यदि धनात्मक आया है तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु होगा। अब देखिए पहला मान ऋणात्मक हो गया किंतु दूसरा मान धनात्मक है, तो हम कह देंगे कि यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। जैसे ऋण 3 5 हमने ले लिया तो ये बिंदु कहां हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब यदि दोनों बिंदु ऋणात्मक है, ऋण 3 और ऋण 5 दोनों बिंदु ऋणात्मक है, तो ऐसे बिंदु को हम क्या बोलेंगे, यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और यदि पहला मान धनात्मक है और दूसरा मान ऋणात्मक है तो ऐसे बिंदु को हम बोलेंगे कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। दोनों धनात्मक वालों को क्या बोलते हैं हम, कि प्रथम चतुर्थांश में है। पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश में है। दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में है। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो हम बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में है। आगे देखिए 37वें नंबर पर दिया हुआ है बिंदु ऋण 3 2, क्या बोला है, बिंदु ऋण 3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। किस चतुर्थांश में स्थित होगा अभी बताया, पहला मान ऋणात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। दूसरा ऋणात्मक होता और पहला धनात्मक होता तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता। दोनों ऋणात्मक होते तो तृतीय चतुर्थांश में होता और दोनों धनात्मक होते तो प्रथम चतुर्थांश में होता। बिंदु ऋण 3 0 किस स्थित होगा, कहां पर होगा भैया, y का मान 0 है, मतलब पूरी प्रॉपर्टी किसकी है, x की है, तो यह x अक्ष पर होगा। ऋण 3 0 में देखिए बाद वाला मान 0 है या y निर्देशांक 0 है, तो हम कहेंगे यह x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। अब देखिए 39 नंबर पर क्या कह रहा है, 39 नंबर पर है यहां ले लेते हैं हम, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। अभी बताया x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। चलिए अब लेते हैं आगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगला है बच्चों, यहां पर देखिए 41 नंबर पर हम पहुंच गए हैं। 41 नंबर हमारा है बिंदु 3 5 में भुज का मान क्या होगा। पहला वाला मान जो x अक्ष का मान होता है वो भुज होता है, भुज का मान 3 होगा और दूसरा वाला मान जो होता है वो कोटि होता है। जैसे देखें बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि का मान क्या होगा, ये देखिए बाद में कौन है, ऋण 6 है, चिन्ह सहित लिखना है, ऋण 6 होगा। कोटि का मान क्या होगा, ऋण 6 होगा। इस बिंदु में भुज का मान 3 होगा, इस बिंदु में कोटि का मान ऋण 6 होगा। दूसरा वाला मान कोटि कहलाता है, पहला वाला मान भुज कहलाता है। जैसे इस तरह का कोई बिंदु है x y, तो जो x का मान है वो भुज कहलाता है और जो y का मान है वो कोटि कहलाता है बच्चों। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला नंबर आया 43 नंबर, निर्देशांक अक्ष तल को खलिस्तान भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। कितने भागों में बांट देते हैं,
4 भागों में बांट देते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में, देखो y अक्ष x अक्ष पूरे तल को कितने भागों में बांट रहे हैं, 1 2 3 4 भागों में बांट दे रहे हैं। तो 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। इन भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। आगे है बिंदु ऋण 3 ऋण 4 खालिस्थान चतुर्थांश में स्थित है। वह दोनों ऋणात्मक है, तो किस चतुर्थांश में स्थित है, दोनों ऋणात्मक है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। बिंदु ऋण 3 ऋण 4 वास्तव में तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। आगे है यहां पर 45 नंबर, देखिए बच्चों, बिंदु 3 4 खालिस्थान चतुर्थांश में स्थित होता है। तो देखिए दोनों मान धनात्मक है, तो हम बोल देंगे अरे दोनों धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक वाले तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। दोनों धनात्मक वाले प्रथम चतुर्थांश में, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक वाले द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों ऋणात्मक वाले तृतीय चतुर्थांश में, और पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक वाले चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होते हैं। बिंदु 3 0 खालिस्थान अक्ष पर स्थित है। तो देखिए y का मान 0 है, मतलब x अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। बिंदु 0 3 खालिस्थान अक्ष में स्थित है। तो देखिए x अक्ष पर y निर्देशांक 0 और y अक्ष पर x निर्देशांक 0, तो किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है, क्योंकि y का मान तो 3 है लेकिन x का मान 0 है। x निर्देशांक 0 तभी होगा जब y अक्ष की बात हम करेंगे। y अक्ष में x की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, x 0 होता है। x अक्ष पर y की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, y 0 होता है। मूल बिंदु से भुज एवं कोटि दोनों 0 होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, मूल बिंदु में भुज मतलब पहला वाला मान भी 0 और दूसरा वाला मान भी 0 है, तो मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों 0 होती हैं। y अक्ष में स्थित बिंदु का भुज 0 होता है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। देखिए यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका पहला मान क्या होगा, 0 होगा। तो पहला मान 0 होगा, तो y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का भुज जो है 0 है। x अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर मान लो मान 7 है और कोटि का मान तो x अक्ष पर 0 ही रहेगा, तो कोटि का मान, x अक्ष की कोटि का मान सदैव 0 होता है। चलिए अब लेते हैं अध्याय 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। y बराबर mx, y बराबर 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब भी कोई एक समीकरण दिया हुआ है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक समीकरण दिया है, उसके हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे। क्यों, क्योंकि x के हम अनेक मान रख सकते हैं, जिसके लिए y के अनेक मान प्राप्त हो सकते हैं। आगे है समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। 4 आपके पास वस्तुनिष्ठ दिए रहेंगे, विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से आप x पहले वाले का मान x के स्थान पर रखते जाएंगे तो y का मान आपको प्राप्त होता जाएगा। जैसे, या फिर दूसरे वाले का मान, जैसे y का मान हम यहाँ 0 रख दें तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह एक हल है, 40 इस समीकरण का हल है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है समीकरण y बराबर a का आलेख। एक समीकरण हमने लिख देना है y बराबर a, इसका आलेख क्या होगा, इसका आलेख क्या होगा, तो देखिए एक सरल रेखा होगा। किस तरह की सरल रेखा होगा, जैसे हमने देखा कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब इस पर हम आलेख खींच रहे हैं y बराबर a दूरी से। ये मान लो a दूरी है, कितनी दूरी है, a दूरी है। y बराबर a दूरी से, तो x बराबर 1 लिया, y बराबर a, x बराबर 2 लिया, y बराबर a, x बराबर 3 लिया, y बराबर a, तो y बराबर a से जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा आलेख, x अक्ष के समांतर प्राप्त होगा। आलेख कैसा प्राप्त होगा, y बराबर a का आलेख x अक्ष के
समांतर प्राप्त होगा। आगे है हमारे पास, देखिए समांतर ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0, ये समीकरण है, समीकरण ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में समीकरणों को कहते हैं। ऐसे समीकरणों को हम क्या कहेंगे? जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो ऐसे समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। कैसे समीकरण कहते हैं? रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें चर की सबसे बड़ी घात 1 है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए अगला लेते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। यदि दो चर हैं, यदि समीकरण में कितने चर हैं? 2 चर हैं, तो उसे हम बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समीकरण में यदि एक ही चर है तो उसे हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए x बराबर 0 समीकरण है y अक्ष पर। x बराबर 0 कब होता है? y अक्ष के हर बिंदु के लिए x का मान 0 होता है। y अक्ष के हर बिंदु के लिए x बराबर 0 होता है। आगे दिया है 2x धन 3y बराबर 12 में चर में खालिस्तान चर है। देखिए x और y कितने चर हैं? इसमें 2 चर हैं, तो यहां पर लिख देंगे हम 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर हैं। फिर साथ में हम लेते हैं आगे x धन 7 बराबर 0 में x की घात कितनी है? x की घात कुछ नहीं यहां, मतलब 1 है। x की घात 1 है, x की घात 1 है। फिर यहां दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में x की अधिकतम घात कितनी है? यहां देखिए x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। आगे हम बढ़ेंगे 59 नंबर पर। 59 है हमारा x ऋण 4 बराबर 0 में x का मान खालिस्तान है। x ऋण 4 बराबर 0 है, तो 4 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान कितना है? 4 होगा। x का मान कितना होगा? 4 होगा। इसी प्रकार यहां है 3x बराबर 24 हो, तो x का मान क्या होगा? x का हम x को यहीं रख देंगे, इस 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 24/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। अगला नंबर है हमारा 62 नंबर। x/3 बराबर 6 है, तो x का मान खालिस्तान होगा। x/3 बराबर कितना है? 6 है। तो देखिए x के बटे कितना है? 3 है, इसका मान 6 है। जब 3 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 6 3 18 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर अगला है x/3 बराबर 2/7 हो, तो x का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। x/3 वास्तव में किसके बराबर है? 2/7 के बराबर है। हमें x को अकेला करना है, जिसका मान निकालना है उसको अकेला करना है। x यहीं रह जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, तो 3 गुणा 2/7 यानी 3 दूनी 6/7। x का मान कितना हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y बराबर 3x धन 5 के खालिस्तान हल संभव है। x के हम अनेक मान रखेंगे, y के अनेक मान प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। अनेक हल संभव है। चलिए अब आते हैं 65 नंबर पर। 65 नंबर पर है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, तो x धन 3y बराबर k में k का मान ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है k की वैल्यू। कैसे निकालेंगे हम k की वैल्यू? देखिए यहाँ पर हम रख देंगे x का मान 2 धन 3, y का मान कितना रखना है? 1 बराबर k। अरे तो k तो बहुत आसानी से निकल गया, 3 एकम 3 और ये 2, 5। k का मान कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ हमारे 65वें वस्तुनिष्ठ में। अब 66 पढ़ेंगे कि 2x धन 9 बराबर 0 को 2 चर वाले समीकरण के रूप में
व्यक्त करने पर, चलिए इसे हम व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त होगा, ax तो ठीक है हमारे पास 2x है, धन by नहीं है, b यदि y गायब है तो उसका गुणांक 0 होगा तो हम उसे 0y लिख सकते हैं, और फिर धन 9 लिख दिया बराबर 0 हो गया ना, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त। इस तरह से हम इसे व्यक्त कर देंगे। अगला है समीकरण प्राप्त होगा, यहाँ पर लिख देंगे जो भी समीकरण प्राप्त होगा, हल किए थे। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण खालिस्तान होगा। ऐसी रेखा जो x अक्ष के समांतर है, अभी हमने किया था x अक्ष के समांतर रेखा, y बराबर a हमने एक रेखा खींचे थे ना, तो वो कैसी थी, x अक्ष के समांतर थी। अब 5वां चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय देंगे। यूक्लिड की परिभाषाएं सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, केवल हम पृष्ठ पर एक बिंदु लगा देते हैं जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरे नंबर की परिभाषा यूक्लिड की क्या थी, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा वास्तव में क्या होती है, ऐसी लंबाई होती है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। देखिए रेखा क्या है, चौड़ाई रहित लंबाई, केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। आगे देखिए, इसके आगे हम लेते हैं तीसरे नंबर की परिभाषा क्या है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अनेक अनंत बिंदु मिल मिल के क्या बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। उसके सिरे भी किस आकार के होते हैं, बिंदु आकार के होते हैं। चौथे नंबर की परिभाषा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अभी बताया ना, बिंदु 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 मिल मिलकर क्या बनती है, रेखा बनती है, सपाट रूप से स्थित होती है। 5वें नंबर की परिभाषा है, एक पृष्ठ या सरफेस जिसे हम कहते हैं, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड का एक पृष्ठ है ना। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ की देखो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये क्या है, एक पृष्ठ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अब देखिए यूक्लिड के अभिग्रहित कौन कौन से हैं। यूक्लिड का पहला अभिग्रहित देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। बिल्कुल सही है। यदि 5 4 धन 1 के बराबर है और 5 3 धन 2 के बराबर है, तो 3 धन 2 और 4 धन 1 भी आपस में बराबर होंगे। ये तो संख्याओं की बात हुई। ऐसे ही बोला गया है, यदि कोई वस्तु, एक एप्पल है, वो दूसरे एप्पल के बराबर है और यही एप्पल तीसरे एप्पल के बराबर भी है, तो दूसरा और तीसरा एप्पल भी आपस में बराबर होगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। दो बराबर हैं आपस में, उनको उनके बराबर से ही यदि हम जोड़ते हैं तो पूर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि जैसे इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं कि बराबर है, मान लो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहाँ पर मैंने 3 जोड़ दिया और इसमें भी मैंने 3 जोड़ दिया, तो जो 8 प्राप्त होगा, दोनों तरफ 8 भी आपस में बराबर होंगे। तो बराबरों से जोड़ा जाए तो उत्तर भी क्या होगा, बराबर ही प्राप्त होगा, या पूर्ण भी बराबर ही प्राप्त होगा। अब तीसरे नंबर का अभिग्रहित है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। 2 बराबर लंबाई की रेखाएं हैं, दोनों को 2-2 सेंटीमीटर यदि हमने कम कर दिया तो जो प्राप्त होंगी रेखाएं वो भी बराबर लंबाई की होंगी। वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए ये पेन है और इसी के साथ एक और पेन है, यदि हम देखें तो वो दोनों परस्पर कैसे हैं, समपाती हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो वो आपस में बराबर हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, सही बात है। किसी पूर्ण, ये देखिए हमारे पास मान लो एक पूर्ण तरबूज है, उसको हम टुकड़े करेंगे, कितना भी छोटा टुकड़ा यदि हमने अलग कर दिया है तो जो भाग बचेगा
वो पूर्ण से छोटा ही होगा ना, इसलिए बोलते हैं पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। छठवें नंबर का अभिग्रहित है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यदि एक ही वस्तु है और उसके यदि हमने दुगने कर दिया तो दुगने कैसे होंगे? परस्पर बराबर होते हैं। फिर सातवें नंबर का अभिग्रहित है कि एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होंगे। एक ही वस्तु है, उनके फिक्स हमने आधे आधे कर दिया। यदि कोई तरबूज है 5 किलो के थे, दोनों के आधे कर दिया तो दोनों आधे आधे 2.5 किलो के हो गए, तो दोनों तब भी बराबर होंगे। अब पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। एक बात अच्छी है कि पृष्ठ जो होता है हमारा, ये पृष्ठ है, ये जो किनारे हैं ये क्या है? ये रेखाएं हैं। फिर सातवें नंबर, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये जो पृष्ठ है ये समतल पृष्ठ है और एकदम सपाट रेखाओं के साथ, सीधी रेखाओं के साथ ये स्थित होता है। यूक्लिड की अभिधारणाएं। अब यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। सही है, एक बिंदु ए है और दूसरा एक बिंदु बी है, तो वहां से वहां तक हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। फिर अभिधारणा 2 है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि रेखा शांत रेखा है तो उसे हम अनिश्चित रूप से आगे तक बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर की अभिधारणा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आपने एक बिंदु केंद्र मान लिया और कोई भी एक त्रिज्या ले लिया, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम उस त्रिज्या से एक वृत्त खींच सकते हैं। अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर है। दुनिया में जितने भी समकोण बनेंगे वो सभी 90 अंश के ही होंगे, एक दूसरे के बराबर माप के होंगे। अभिधारणा 5 है, जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चों, परीक्षा में आती है यह अभिधारणा। यदि देखिए अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर जिस ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। देखिए हमने ये 2 रेखाएं हैं और इन पर एक सीधी रेखा हमने गिरा दिया, तो इनके जो अंतःकोण है, ये देखिए इस तरफ के जो दोनों अंतःकोण हैं वो 2 समकोण से कम है और इस तरफ के क्या है, 2 समकोण से अधिक है। इन्हें आप आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, इनके बीच की दूरियां बढ़ते जाएंगी। लेकिन इन्हें आप आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर ये एक दूसरे से मिल जाएंगी, एक दूसरे को काटेंगी। जिस तरफ 2 समकोण से यानी 2 90 अंश से कम का कोण बना हुआ है, उस तरफ यानी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश से यदि कम है तो ये रेखाएं उस तरफ जाकर मिलेंगी। फिर से सुन लीजिए, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रेखाएं और कोण हमारा 6वां चैप्टर है, इससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ लेते हैं। रेखा क्या होती है? वास्तव में बिंदुओं से बनने वाली ऐसी लकीर जिसे दोनों ओर बढ़ाया जा सके रेखा कहलाती है। बिंदुओं से बनने वाली लकीर है जिसे हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, दोनों ओर हम तीर लगा सकते हैं, ये क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। किरण क्या है? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। तो देखिए रेखा को तो हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, रेखा को हम क्या कर सकते हैं? दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिंदु का एक निश्चित बिंदु है और एक ओर हम बढ़ा सकते हैं, उसे हम किरण कहेंगे। तो फिर रेखाखंड क्या है? दोनों बिंदु जो हैं अंत बिंदु हो तो वो क्या बन जाता है? रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में जानते हैं, नीचे देखिए। रेखाखंड क्या है? एक रेखा का वह भाग
जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। दोनों बिंदु निश्चित कर दिए गए हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेखा का खंड है, टुकड़ा है, रेखाखंड है। 74 नंबर पर है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 बिंदु या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये देखिए, इस एक रेखा पर हमने बिंदु ले लिया ए, बी, सी, डी। एक ही रेखा पर यदि ये 4 बिंदु है तो चारों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 या अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर है तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। 75 नंबर का प्रश्न है, जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। एक ही अंत बिंदु से जब 2 किरणें प्रारंभ होंगी तो क्या बनेगा, कोण बनता है। देखिए किस तरह से कोण बनता है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं तथा उनका उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। तो देखिए, एक ही अंत बिंदु वाली, ये देखो, ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है, तो ये दोनों क्या बना रही हैं, यहाँ पर कोण बना रही हैं। कोई भी कोण हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, थीटा ले लेते हैं हम इसे। कोण बनाने वाली किरणें भुजाएं कहलाती है। पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इसे हम ले सकते हैं, इसे ए ले लेते हैं, इसमें बी ले लेते हैं, इसको ओ ले लेते हैं। ओ ए एक भुजा हो गई, ओ बी दूसरी भुजा हो गई। भुजाएं कहलाती हैं तथा उनका उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। बिंदु ओ क्या है, कोण का शीर्ष है। एक न्यून कोण की माप 0 अंश से 90 अंश के बीच होती है। बहुत सही बात है। न्यून कोण की माप कैसी होती है, 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम होती है। समकोण क्या होता है, समकोण की माप 90 अंश होती है। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। फिर आगे है, एक ऋजु कोण 180 अंश के बराबर होता है। ऋजु कोण मतलब एक सरल रेखा बन जाती है, दोनों किरणें एक सीध में आ जाती हैं तो कहलाएगा 180 अंश। वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम माप का है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। 180 से अधिक मतलब 190, 200, 210, 220, 230, 240, 241, 242 कुछ भी है। 180 से अधिक किंतु 360 से कम है तो ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या वृहत कोण भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम के कोण को हम वृहत कोण भी कहते हैं। संपूर्ण कोण क्या है, वह कोण जिसकी माप 360 अंश है। पूरा एक चक्र यदि घूम जाए किरण तो उसे हम बोलेंगे संपूर्ण कोण। आइए देखते हैं संपूर्ण कोण हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक किरण पहले गई बिंदु ओ से, फिर दूसरी किरण ये 10, 90, 100, 180, 180, 270, 360 घूम के फिर से दूसरी किरण भी उसी के पीछे जाने लगी। तो इस तरह के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। 76 नंबर पर है, यदि 2 कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। 2 कोणों का योग यदि 90 अंश है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। वे 2 कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि 2 कोणों का योग 180 अंश के बराबर है तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। मान लो एक कोण 100 अंश है तो दूसरा उसका संपूरक कोण कितना होगा, 80 अंश होगा। एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। आगे है, 2 कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनके एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। शीर्ष भी उभयनिष्ठ है और एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों, तब हम कहेंगे कि कोण कैसे हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। किस तरह के, देखिए, ये शीर्ष है और ये उभयनिष्ठ भुजा है OA, तो इसके आसन्न कोण कौन से होंगे, OB और OC। ये देखिए OB और OC। यहाँ पर देखिए ये AOB पहला कोण है और AOC
दूसरा कोण है, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है और एक भुजा OA है जो दोनों कोणों पर है। इसलिए कोण AOB और कोण COA या AOC एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। अब देखिए 79 नंबर पर क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम रेखीय युग्म कहते हैं, या वह रेखीय युग्म बनाता है। एक रेखा के ऊपर एक किरण है तो ऊपर बने सभी कोणों का योग 180 अंश। यदि रेखा के नीचे एक किरण बनी है तो वो रेखा के एक ओर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। 80 नंबर पर है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा, एक रेखा ये है, इसके समांतर एक रेखा और एक रेखा, दोनों समांतर हैं, ये दोनों भी आपस में समांतर ही होंगी। आगे 81 नंबर में है दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं, और दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। 82 नंबर है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एक तिर्यक रेखा है, उसके एक ही ओर यदि कोई कोण बने हैं तो उनका योग 180 अंश होता है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। यदि कोई दो रेखाएं हैं और वो परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी ऊपर बना कोण और नीचे बना कोण आपस में बराबर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब ले लेते हैं चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए 84 नंबर का वस्तुनिष्ठ है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे हम देखिए एक प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यदि हम एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज के इन तीनों कोणों को अलग अलग रंग से यदि हम रंग देते हैं इस तरह से अलग अलग रंग से, और इसके बाद जब हम ये रंग दिया और तीसरा एक ये रंग दिया, तीनों को रंगने के बाद यदि हम इसे एक लाइन पर जमाएंगे तो एक आधा चांद बनकर तैयार होता है। आधा चांद बनकर तैयार होता है। इससे ये पता चलता है कि इन तीनों कोणों का योग 180 अंश है। देखिए आधा चांद बनकर तैयार हो रहा है तीनों कोणों की कटिंग से, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए ये पूरा कोण 180 अंश है ना, इसलिए। 85 नंबर का वस्तुनिष्ठ है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। आकार भी समान हो और माप भी समान हो, ऐसी आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ये वाली जो भुजा है सबसे बड़ी है और यही क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं। जब दो वृत्त जो हैं समान त्रिज्या वाले हैं तो वो कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। आगे है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग
सर्वांग होते हैं। यदि दो वर्ग समान भुजा वाले हैं तो वो भी क्या है, सर्वांग है। समान भुजाओं वाले दो वृत्त सर्वांग होते हैं। देखिए समान त्रिज्याओं वाले, सॉरी अभी हमने किया ना, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग होते हैं, बिल्कुल सही है। समान त्रिज्या है तो दोनों वृत्त कैसे होंगे, सर्वांग होंगे। आगे देखिए, दो आकृतियां सर्वांग होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। एक ही आकार और एक ही माप यदि है दो आकृतियों की तो वो होती हैं सर्वांग। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 8। 94 नंबर का वस्तुनिष्ठ है। यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो यह एक समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज की क्या खासियत है कि सम्मुख भुजाओं का यदि एक जोड़ा भी समांतर है तो हम कहेंगे वह समलंब है। कम से कम एक जोड़ा समांतर है, यदि दोनों जोड़े समांतर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, और समलंब चतुर्भुज तो होगा ही होगा, क्योंकि समलंब के लिए, ट्रिपेजाइम के लिए केवल यह शर्त है कि कम से कम एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। आगे देखिए, यदि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दोनों युग्म यदि समांतर हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। और ये देखिए सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं। यदि समांतर चतुर्भुज में एक कोण समकोण हो तो यह समांतर चतुर्भुज आयत कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण समकोण होने का अर्थ है कि चारों कोण समकोण होने से है। हम परिभाषा में जरूर बोलते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो आयत कहलाता है, लेकिन जब एक कोण 90 अंश होगा तो चारों कोण अपने आप 90 अंश के हो जाएंगे, 90 अंश के। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो ऐसा समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। ये देखिए मैं एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो यह सम चतुर्भुज कहलाता है। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो और चारों भुजाएं बराबर हो तो यह वर्ग कहलाता है। यदि समांतर चतुर्भुज है और एक कोण 90 अंश है और चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वर्ग कहलाता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 अंश होता है। चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। सही बात है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों को हम गिन लेंगे 360 अंश होगा उनके योग, चारों कोणों का योग। आगे है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं बराबर होते हैं। जो आयत होता है उसके विकर्ण देखिए बराबर भी होते हैं और परस्पर एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते भी हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज की क्या खासियत है, उसके विकर्ण हम यदि खींचेंगे तो कहां पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आगे देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज है तो देखिए सम्मुख भुजाएं उसकी कैसी रहेंगी, बराबर होंगी। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यदि समांतर चतुर्भुज है, ये देखिए एक चतुर्भुज में बना दे रहा हूं समांतर चतुर्भुज, उसका एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। चैप्टर नंबर 9 का अध्ययन करेंगे, वृत्त। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 होती है। तीन असंरेख बिंदु, चलिए मैंने ये ले लिया, तीन अलग अलग बिंदु, यदि हम इन्हें मिला देंगे तो इनसे होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 होती है। देखिए हमने इसका अर्धक खींचा, फिर इस भुजा का भी अर्धक खींचा, दोनों का कटान बिंदु O प्राप्त हुआ। O से A, B या C किसी के भी बराबर आप त्रिज्या ले लीजिए
और वृत्त खींचेंगे तो केवल एक और केवल एक वृत्त ही खींचा जाएगा। तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश या समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, उससे ही हम कहेंगे समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। 107 नंबर में है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सही बात है। चक्रीय चतुर्भुज किसे बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त पर हों, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर वृत्त नहीं बन पाया है तो हम इसे ऐसे बना लेंगे। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त पर हों। चक्रीय चतुर्भुज और इसके सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश होता है। मान लो कि यह कोण 80 अंश का है तो यह कोण 100 अंश का होगा। इस तरह से सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त ले लेते हैं, इस वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर हम लंब डालेंगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AM बराबर PM। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। सही बात है, ये वृत्त है, इसका व्यास ही इसकी सबसे बड़ी जीवा है। इस तरफ खींचेंगे, इस तरफ खींचेंगे, सब छोटी जीवाएं होंगी। जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है व्यास, वही सबसे बड़ी जीवा होगी। यह भी अनेक हो सकती है। देखिए, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है ना। केंद्र से होकर जाने वाली जीवाएं भी अनंत हो सकती हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हों तो वे सर्वांगसम होते हैं। देखिए, ये वृत्त की त्रिज्याएं अभी हमने बात कर चुके हैं, त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है। वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त है, वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को यदि हम मिला रहे हैं तो ये क्या है? वृत्त की जीवा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर, ये केंद्र से कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 5 है, ये 3 है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 हो जाएगा। और 4 का जब हम दुगना करेंगे, है ना, AM और BM दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी ना जीवा की लंबाई। 2 सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यदि वृत्त सर्वांगसम है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। आगे, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। अभी बताया मैंने, वृत्त का व्यास क्या कहलाएगी? यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो वही वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त है और केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड मतलब OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और AB क्या है? इसी को यदि हम दुगुना कर दें तो AB क्या है? वृत्त का व्यास है। आगे, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसमें एक बात और हम जान लें कि त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है ना। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती, हाँ बिल्कुल सही है। हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए, ये मैंने बनाया वृत्त, इस समान जीवाएं खींच दिया। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है मान लो। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करेंगी तो समान कोण अंतरित करेंगी। ये थीटा अंतरित कर रही तो ये भी थीटा ही अंतरित करेगी। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब चैप्टर नंबर 10 लेते हैं, हीरोन का सूत्र। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हो तो अर्ध परिमाप क्या होता है? A धन B धन C पूरे के बटे 2 होता है। किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 48 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2
आधार है 12 और ऊंचाई है 8, 2 छीन 12 पहले 2 से काट देंगे, 6 8 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हिरोन का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र यह भी है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जब हमारे पास आधार और ऊंचाई दी हुई हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है करनी 3/4 भुजा का वर्ग। हिरोन का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में हुआ था। हिरोन, जिसने हिरोन का सूत्र दिया है, उसका जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। 11वें नंबर का है, देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इससे रिलेटेड हम यहाँ पर लेते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग वर्ग इकाई। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर वर्ग इकाई है। फिर देखिए तिर्यक ऊंचाई एल का क्या सूत्र है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल वर्ग इकाई। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल में पाई आर वर्ग जब मिल जाता है तो पाई आर आर्धन एल वर्ग इकाई बन जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग इकाई। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का आधा कर देंगे तो 2 पाई आर वर्ग इकाई। लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देखेंगे एक तरबूज को जब हम काटते हैं तो हरा वाला भाग तो 2 पाई आर वर्ग हो जाता है, लेकिन ऊपर एक जो लाल वाला भाग तैयार हुआ है वह भी एक वृत्त है, इसलिए वो भी पाई आर वर्ग हो जाएगा। तो 2 पाई आर वर्ग और पाई आर वर्ग मिलकर 3 पाई आर वर्ग हो जाता है। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर वर्ग एच घन इकाई में होता है आयतन। गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, है ना। 4/3 यहाँ एक बार और लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। आगे अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। इस तरह से बच्चों हमें इन फार्मूलेस को याद रखना है। चैप्टर नंबर 12 है सांख्यिकी। वह विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका संकलन करेगा, विश्लेषण करेगा, निर्वचन करेगा तो सांख्यिकी कहलाएगा। 135 नंबर पर है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। संख्यात्मक रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, यदि हमने किसी उद्देश्य के लिए उन्हें एकत्रित किया है तो ये सब क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाएंगे। जब किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं से आंकड़े प्राप्त किए गए हों तो उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इसमें मेहनत कम होती है, पहले से ही आंकड़े इकट्ठे थे, हमने उसको लिया और कुछ और रिसर्च कर रहे हैं तो पहले जो प्राप्त आंकड़े थे वो द्वितीयक आंकड़े कहलाने लगते हैं। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। मान लो वर्ग है 20 से 30, तो 30 में से 20 को हम घटा देंगे तो प्राप्त हुआ 10। इस वर्ग अंतराल का परिसर 10 है। वर्ग अंतराल 80 से 90 में 80 वर्ग की निम्न सीमा है तथा 90 वर्ग की उच्च सीमा है। पहले जो आता है वो निम्न सीमा, ये ऋण नहीं कहलाता, ये से कहलाता है, डैश होता है, और 90 वर्ग की उच्च सीमा है। दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं। देखिए दंड चित्र कैसे बनाए जाते हैं? ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं। देखिए इस तरह से दंड चित्र बनाए जाते हैं, है ना बच्चों। वर्ग 50 से 60 का परास 10 है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस तरह से हम 10-10 बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए परास 10 है। तो बच्चों 140 वस्तुनिष्ठ की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।